Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugiri. 27 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टेरिफ्स फ्रॉम टुडे. तो अब यहाँ पर आपको पता ही है कि 25% टेरिफ यूएस ने हमारे ऊपर लगा दिए थे, प्लस 25% और लगा दिए, तो टोटल टेरिफ हमारे ऊपर यूएस ने कितने लगा दिए? 50%. अब ये जो 25%, देखो पहला 25% लगाया कि भैया हमारे यूएसए कहता है जो हमारे देश से कंपनीज इंडिया को चीज़ें भेज रहे हैं उसके ऊपर इंडिया ने बहुत बड़ा टैक्स लगाया हुआ है, तो हम भी लगाएंगे. ये तो इसलिए लगाया कि तुम टैक्स लगा रहे हो तो हम भी लगाएंगे. जो दूसरा 25% लगाया, ये वाला 25% इसलिए लगाया कि तुम रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, ठीक है ना. हमने तुम्हें मना किया कि तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, तुम वॉर यूक्रेन की साथ जो रशिया की वॉर है उसको एक तरह से फाइनेंस कर रहे हो क्योंकि तुम रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, ठीक है. तो ये पेनल्टी के तौर पे लगाया है 25%. तो ये 25 प्लस 25% आपको पता होना चाहिए, ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इज गेटिंग रेडी टू इम्प्लीमेंट 25% एडिशनल टेरिफ imposed on India by Donald Trump, which come into effect on Wednesday. On Tuesday, U.S. Department of Homeland Security uploaded a notification of the new tariffs to be published in the official register the following day. ठीक है ना. अब यहाँ पर न्यू टेरिफ्स जो हैं वो लगेंगे, ठीक है ना. यूनाइटेड स्टेट्स US Department of Homeland Security, ठीक है ना. डिपार्टमेंट ऑफ DHS ने क्या कहा है? नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू 25% एडिशनल टेरिफ, ठीक है ना. और ये क्या है? ये जो 25% टेरिफ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो 25% दोबारा टेरिफ लगा है, क्या लगा है? इट इज एज अ पेनल्टी फॉर इंडियाज इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया. जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल फ्रॉम रशिया, उसके लिए पेनल्टी, उसके लिए पनिशमेंट जो है वो लगाई है, ठीक है ना. 55% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स रेंडर्ड अनकम्पिटिटिव कंपेयर टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना. अब यहाँ पर अपैरल, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ये दूसरी कंट्रीज के सस्ते हो जाएंगे, हमारे महंगे हो जाएंगे. वियतनाम बहुत कपड़ा भेज पाएगा वहाँ पे, उनको फायदा हो गया और हमें नुकसान हो गया. यूएसए क्यों लोग महंगा लेंगे? अगर सेम चीज़ 1500 रुपये में मिल रही है बट हम कोई और 3000 में दे रहे, तो मैं क्यों लूँगी? मैं 1500 वाली लूँगी, सेम क्वालिटी सेम सब कुछ. तो इसलिए अब इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना. बट यस, ये अभी के लिए प्रॉब्लम है. इवेंचुअली हम नई मार्केट्स ढूंढ लेंगे, इवेंचुअली हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम यूएसए से कुछ लेना भी नहीं चाहेंगे और देना भी नहीं चाहेंगे. और अब चाइना भी सीधा हो रहा है, चाइना कह रहे हैं चलो ठीक है, मतलब हम चाइना के साथ अपना रिलेशन सही करेंगे, रशिया के साथ हम बात करें, हम और छोटी छोटी कंट्रीज के साथ बात करें. अभी हमें हिट करेगा बट अल्टीमेटली हम यूएस पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर देंगे क्योंकि हमें पता है यूएस से हमारा पक्के वाला दोस्त नहीं है. अब जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार यूएसए के साथ हमें साथ देना, मतलब यूएसए के साथ जाके खड़े हो जाओ. बट यूएसए हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है और रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है. तो हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते, हम इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लोग हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे बुरे वक्त में, ना कि यूएसए पाकिस्तान के पास जाके खड़ा हो जाता है. पर क्यों? कभी सोचा क्यों? क्योंकि अगर इंडिया डेवलप होता है तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा इंडिया डेवलप हो. और इंडिया की डेवलपमेंट कैसे रोक सकते हैं? पाकिस्तान को फीड कर करके, कि पाकिस्तान अगर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश अगर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, ऑब्वियसली हमारी डेवलपमेंट स्लो होगी, हम रुकेंगे तो नहीं, ठीक है ना. हम चलते तो रहेंगे, धीमी आंच से चल लेंगे. बट दैट इज़ व्हाट यूएसए वांट्स, दैट इज़ व्हाट यूरोपियन कंट्रीज वांट. वो नहीं चाहती हमारी डेवलपमेंट हो. दे आर द लास्ट पीपल हु वांट टू हियर दिस कि इंडिया डेवलप्ड नेशन बन गया है. दे आर द लास्ट पीपल हु वांट दैट. लास्ट भी नहीं है तो चाहते ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते. ये जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं टू स्टॉप अस फ्रॉम डेवलपिंग. अब आर्टिकल 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल. स्टेट के अंदर अगर कोई भी स्टेट है, ठीक है ना, कोई भी स्टेट है, उसमें लग रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है,
ठीक है ना। अगर लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो गया है, ठीक है ना, मतलब सही ढंग से स्टेट नहीं चला पा रहा है सीएम और उसकी कैबिनेट, तो क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जो स्टेट है वो किसके अंडर आ जाती है, प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू मतलब ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर कि भाई देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, फालतू में लगाया गया है, तो यहाँ पर कोर्ट को आप ये कोर्ट के वहां चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट ये चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है ना। अब कोर्ट कह रहे हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट रूल जो है उसकी चेकिंग कर सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं चेक कर सकते कि गवर्नर ने जो बिल पास करने, अगर वो बिल नहीं पास हो पा रहे हैं तो क्या करें। आर्टिकल 300 क्या कहते हैं कि गवर्नर जो है एसेंट देगा बिल को, या वापस भेजेगा, सेंड बैक करेगा, प्रेसिडेंट को भेजेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नर अपना काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस चीज को देख पाए, इस चीज को चेक करे। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया साइट्स एंटी सेमिटिक अटैक्स टू कट टाइज विद ईरान। तो एंटी सेमिटिक अटैक्स टू कट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अक्यूज ईरान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 2 एंटी सेमिटिक, यहाँ पे लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन पीएम सॉरी गाइस, अक्यूज्ड ईरान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 2 anti-Semitic attacks on ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन पीएम क्या कह रहे हैं कि भैया एंटी सेमिटिक अटैक्स हुए ऑस्ट्रेलिया में और ईरान ने ये ऑर्गेनाइज कराए। नो व्हाट इज एंटी सेमिटिज्म? एंटी सेमिटिज्म इज हेट्रेड टुवर्ड्स जूस, इट इज हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइली पीपल, जूस इजराइली लोगों की तरफ हेट्रेट है ना, वो कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पीपल एक्यूज ऑर्गेनाइज्म अटैक टू कट टाइज विद, ठीक है ना, कट टाइज विद ईरान। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ अपना वो कट कर देंगे टाइज। शाह वार्न्स अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस इन एरियाज अलोंग बॉर्डर। तो डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन में, काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इज देयर, ईदर इट इज रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कमिंग देयर। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो ये किसने बोला? अमित शाह ने बोला कि भैया बॉर्डर एरियाज में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह on Tuesday said that demographic changes in border areas were part of deliberate design and asked chief secretaries of state and chief of forces that guard the borders to pay attention to this issue। ठीक है ना। यूनियन होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? यूनियन होम मिनिस्टर says demographic changes in border areas were part of डेलिब्रेट डिज़ाइन। मतलब जान पूछ के ये हो रहा है, कुछ लोग इसके पीछे हैं, मे बी कंट्रीज भी पीछे हो सकती हैं। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो चीफ ऑफ फोर्सेज हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान दें। गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ गुजरात, ही अर्ज द कलेक्टर्स ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट टू टेक एक्शन टू रिमूव इलीगल रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर। ठीक है ना। आस्क्ड कलेक्टर्स ऑफ बॉर्डर districts to take action to remove illegal religious encroachments। ठीक है ना। तो रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स अगर कुछ हो रही हैं तो उनको रोका जाए। ये किसको बोला है? कलेक्टर्स को, जो कि बॉर्डर एरियाज में पोस्टेड है। ठीक है ना। द मिनिस्टर हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ, ठीक है ना, इनॉग्रल सेशन ऑफ, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है, कौन सी समिट हुई है? वाइब्रेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP वर्कशॉप इन दिल्ली।
अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की जो वर्कशॉप है वो कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच हैड फ्लैग डेमोग्राफिक चेंज एज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इन इंडिपेंडेंस डे speech flagged demographic change as a matter of concern। क्या बोला उन्होंने कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। द होम मिनिस्टर सेड द कलेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड वीवीपी शुड एड्रेस द इशू ऑफ डेमोग्राफिक चेंज विद सीरियसनेस, एडिंग दैट सच चेंजेस इन बॉर्डर एरियाज डायरेक्टली impacted the security of the country and its border, according to the statement of Home Minister. Mr. Shah said it should not be assumed that demographic changes were happening due to geographical conditions. Rather, it was part of deliberate design, including the illegal religious encroachments in border areas. He said that Gujarat has done commendable work in this regard, having cleared numerous encroachments along both maritime and land borders. Mr. Shah said that the VVP was based on 3 key points: preventing migration from border. अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं about the vibrant villages program. Now, what is vibrant villages program? Vibrant villages program क्या है? Vibrant villages program जो है इसके अंदर border areas में development की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? Development in villages इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है ना। अब ये लोग जो है अगर खाली कर जाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है, सरकार कह रही है। तो खाली ना करे तो उनको एमेनिटीज देनी पड़ेंगी, बेसिक एमेनिटीज से भी कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब वीवीपी का जो है, वीवीपी बेस्ड ऑन 3 की पॉइंट्स, 3 की पॉइंट्स पे ये बेस्ड है। और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? preventing migration from border villages, ensuring every border village resident receives 100% benefits provided through central and state government schemes, developing the village into stronger tools, developing villages into strong tools to strengthen border and national सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखो। अब यहाँ पर ये वाले को तो क्रॉस मार लो, इसको तो रीड करके छोड़ दो, रटने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। रीड एंड लीव, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि चलो ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो भी इनकी इनके लिए स्कीम्स है उसका 100% बेनिफिट इनको पहुँचाना है, ठीक है, वेरी गुड। बट वीवीपी का मेन, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का जो मेन पॉइंट है कि माइग्रेशन हो, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग टूल्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, ये तो इनके मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद Mr. Shah said when the PM presented the idea of VVP, it was decided that it would be implemented in a phased manner. Not only would border villages be equipped with all facilities, but all citizens in these border will also provide with schemes. ये ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए VVP की फुल फॉर्म, हमें पता होना चाहिए VVP का मेन फंक्शंस क्या है, एम क्या है मेन उसके, ठीक है ना। और हमें पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नाम की एक वर्कशॉप हुई है दिल्ली के अंदर, और हमारे बॉर्डर एरियाज़ की क्या इश्यूज चल रहे हैं। क्लाट वाले बच्चे, डेमोग्राफिक चेंजेस से रिलेटेड हमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। इन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन गाइडलाइंस टू रेगुलेट ऑन सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सीकिंग टू एम्पावर एन एग्जीक्यूटिव दैट इज ऑलरेडी अब यहाँ पर देखो यार, सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर भी ग्रे एरिया क्या है, या तो मतलब क्लियर कट आंसर नहीं है, ठीक है ना, कि भाई ये होना चाहिए या वो होना चाहिए,
या फिर किसी चीज़ पे लॉ चाहिए वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी गाइडलाइंस इशू कर देता है कि हाँ ये होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहता है, यार हम कहाँ कहाँ करें, ठीक है ना, ये पार्लियामेंट को देखना चाहिए। ठीक है, तो किसी ने डेरोगेटरी कमेंट्स बाय ऑनलाइन फिगर्स अगेंस्ट डिसेबल्ड पर्संस ये कर दिया, तो वो कहते हैं भाई ये सारी चीज़ों पे ऑलरेडी सोशल मीडिया वालों को बोल चुके हैं कि भैया गाइडलाइंस फॉर्म करो, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस आएंगी, यूनियन गवर्नमेंट को बोल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, उनका ध्यान पार्लियामेंट रखे, हमें करना पड़ रहा है, ये सब है। इसमें से नोट करने वाला कुछ नहीं। आर्टिकल 324 के बारे में हमने बात नहीं करी है। आर्टिकल 324 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस्टेब्लिशेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट, ये सब के इलेक्शंस करता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अब उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं भाई इलेक्टोरल जो रोल्स बने हुए हैं, जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर बहुत अजीब चीज़ें वो रखी हैं, किसी का फादर का नाम XYZ है, 0 लिखा हुआ है हाउस नंबर, वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। तो राहुल गांधी ने ये बोला देखते हैं, लेट द केस गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब जितने भी बच्चे जो हैं जो लॉयर्स बनने वाले हैं, तो ना एक बार क्या हुआ था, आई मेट दिस लॉयर, जब आप कोर्ट में वेट करते हो ना, आप बहुत सारे लॉयर्स को मिलोगे एंड सम लॉयर्स आर गोइंग टू टॉक टू यू विस्पर, ठीक है। सो वन ऑफ द लॉयर्स हु वाज रियली सीनियर, वेरी वेरी फेमस lawyer, you know, he told me that you know what, do you read newspaper? I said yes, I do read newspaper. He said, when you read legal news, what do you do? I said I believe it. Yeah. He said no, you're a lawyer and you should find the lacunas. I was like huh, what do you mean by it? मतलब तब क्या होता है जब तुम 1-2 साल ही होते हैं ना प्रैक्टिस के अंदर, then you think मेरे से ज़्यादा तो चंट कोई है ही नहीं इस दुनिया में, but eventually you realize that whatever your seniors are guiding, these are like gems, you know, that they're giving you, and you should be thankful to God that, you know, those words came out of the senior while you were sitting with them, because no one tells, you know, no one wants to give away the secret. So वैसे ही मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जब भी तुम एक लीगल न्यूज़ पढ़ो, if you are a law student or a lawyer, even a general person these days, find out what are the problem areas. अब यहाँ पर क्या है, ठीक है ये बता रहे हैं, but this evidence needs to reach where? The court. Because court को कौन क्रॉस क्वेश्चन, कोर्ट इलेक्शन कमीशन को क्रॉस क्वेश्चन करेगा, भाई ये क्या है, कैसे है, क्या है। तो यहाँ पर दिखाना है, वेरी गुड, आप पब्लिकली आके एविडेंस दिखा रहे हो, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज गोइंग टू द कोर्ट, right? So as a lawyer, that is very very important. Believing whatever the people are saying or the newspaper is saying is not a good thing that you should do, because that is what I have learned. मुझे नहीं कोई अकल देने वाला था, मुझे बाद में अकल दी है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस करवाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है, हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो कहाँ कहाँ इलेक्शंस करवाता है, ठीक है ना। वो उसका काम क्या क्या है, देखो उसका काम क्या क्या है। टास्क ऑफ सुपरिनटेंडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या क्या करेगा, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस, वो किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के तुम्हारा CM कौन चूज करवाता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन चुनवाता है मतलब चुनने में क्या, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो कि ये 4 के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। और आर्टिकल 324 बहुत सारे मल्टीपल टास्क देता है, बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट व्हाट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन फ्री एंड फेयर मैनर, ठीक है ना, कि मतलब कोई भी ऐसा ना हो किसी की सर पे कोई गोली रख के ना लिखा है कि दे इसको वोट दे, नहीं, वो नहीं हो सकता, राइट। द एपिसोड इन बैंगलोर, अब बैंगलोर का पॉइंटर जो है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई वहाँ पर यू नो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सारा चीज़ें कहाँ जानी चाहिए, अल्टीमेटली कोर्ट में जानी चाहिए, और वहाँ पर हमें कोर्ट बताएगा कि भैया ये सच है या झूठ है, क्योंकि कोर्ट ही डेप्थ में जा सकता है,
जा सकते हैं या नहीं? हम तो नहीं पूछ सकते कि अच्छा लाओ ये वाला डॉक्यूमेंट ला, ना हमें पता ना हम पूछ सकते हैं। तो इंडियाज इकोनॉमिक एसेंट विच इज़ नाउ वैल्यूड, अब इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कहा जा रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है, बट हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी? 50% टैरिफ। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि 25 प्लस 25% टैरिफ लग गया, जो ये दूसरा 25 लगा है ये क्यों लगा है? वाई दूसरा 25% टैरिफ क्यों लगा है? On August 2024, the Indian ISRO carried out its first integrated airdrop test, ठीक है ना? ISRO carried out first integrated airdrop test, that is IADT-1, ठीक है ना, सक्सेसफुली, ठीक है। अ क्रूशियल माइलस्टोन इन द प्रिपरेशन फॉर द कंट्रीज मेडन, ठीक है ना, ये क्या है? माइलस्टोन इन प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, ठीक है ना। तो गगनयान क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, हमारा फर्स्ट स्पेस मिशन जिसके अंदर हम अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेके जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। तो IADT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इज डिजाइन टू इवेल्युएट द पैराशूट बेस्ड डीएक्सेलरेशन सिस्टम। तो IADT इज डिजाइंड टू इवेल्युएट द पैराशूट बेस्ड deceleration system that will bring the Gaganyaan crew module down safely after re-entry, ठीक है ना। री एंट्री के बाद क्या होगा? गगनयान के अंदर जो क्रू बैठा है उसकी सेफली री एंट्री होगी अर्थ में, और उसकी ही टेस्टिंग चल रही है। पैराशूट्स वर एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय इन प्रिसाइज सीक्वेंस आफ्टर द मॉड्यूल वाज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। तो वो स्पीड स्लो करी, उसने ड्रॉप हुआ सी के अंदर। तो ये सारी जो है ये सही चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद गगनयान अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू लोअर अर्थ ऑर्बिट ऑन अ ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट, बट बिफोर दिस हैपेंस इसरो और तो गगनयान का जो मिशन है वो क्या है? गगनयान का जो मिशन है वो है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू low Earth orbit in human rated LVM-3 रॉकेट। लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम क्या भेजेंगे? हम हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसको लियो भी बोलते हैं, इस रॉकेट पे भेजेंगे, LVM-3 रॉकेट पे भेजेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस प्लान। अब इनके और क्या प्लान्स हैं? इनके जो प्लान्स हैं वो हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दैट इज BAS। तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा अपना स्पेस स्टेशन, अपना घर बसाना चाहते हैं स्पेस में, जैसे USA यूरोप वालों ने बसाया हुआ है। ये 2035 तक हम कह रहे हैं कि ये कर देंगे, आज से 10 साल बाद। और क्या हमारा एम है? टू अचीव एन इंडियन क्रूड लूनर, मतलब मून पे लैंडिंग, बाय 2040, 2040 तक हमको मून पे लैंड होना है। लूनर का मून होता है, मतलब लूनर इज मून, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाना है कब तक? 2035 तक, ठीक है, ये हमको याद रखना है। फर्स्ट बैच ऑफ वितारा टू सेट सेल फॉर यूरोप दिस मंथ। वितारा हम कहाँ पे बेच रहे हैं? वितारा, ग्रैंड वितारा, वो जो उसकी जैसी लगती है, रेंज रोवर जैसी लगती है ना। फर्स्ट बैच ऑफ वितारा will be exported to Europe,
अब वितारा जो है वो मारुति वालों की है। मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको ये BEV बोल रहे हैं, फ्रॉम मारुति सुजुकी's गुजरात plant. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday commemorated the start of production of first BEV from Maruti. So production started from this plant. Production of first BEV started और ये कहाँ भेजी जाएगी? यूरोप भेजी जाएगी, ठीक है, इंक्लूडिंग UK, जापान। सुजुकी मोटर इज अ होली ओन्ड, ठीक है, यहाँ पर सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड is a wholly owned subsidiary of Maruti Suzuki India Limited, ठीक है। तो विटारा की बात हो रही है यहाँ पर। China said on Tuesday it rejected a protest launched by Japan over the development of gas field in disputed water of East Asia Sea. Tokyo's foreign minister said, जापान का foreign minister क्या कहता है? It had confirmed the Beijing was setting up, मतलब China was setting up drilling in the area where two countries' exclusive economic zone claims overlap. Japan claims China setting up drilling rigs in area where two countries' exclusive economic zones EEZ claims overlap, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना रिजेक्टेड, ठीक है ना, ये क्लेम। और क्या कह रहा है? गैस फील्ड्स कहाँ पे लगा रहा है चाइना? इन डिस्प्यूटेड वाटर्स ऑफ ईस्ट चाइना सी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऐसे ही था खाली, आगे चलेंगे। कॉटन विच इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन जो होता है, टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़ा बनता है, कॉटन मेन रॉ मटेरियल है। अब कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी, ठीक है। डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन के चलते हुए हमने कहा कि एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, कि भैया एक्सपोर्ट मत करो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन द 11% इम्पोर्ट ड्यूटी इट इंट्रोड्यूस्ड। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी वो जो इंट्रोड्यूस करी थी कि बाहर से जो अंदर आ रही है कॉटन, वो आने दो, सस्ते में महंगे में ना आए, ठीक है। हाउएवर द लास्ट ईयर सॉ स्टीप इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन। ऑन August 18 द गवर्नमेंट सेड इट वाज विड्रॉइंग द ड्यूटी टिल September 30 व्हेन द करंट कॉटन सीजन विल एंड। तो यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट has withdrawn 11% import duty it introduced in Feb 2021, ठीक है ना। क्यों कर दी विड्रॉन? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर ज़रूर जाकर विजिट करना, ठीक है ना। जून के करंट अफेयर्स सारे हो चुके हैं, जुलाई के बहुत जल्द डलेंगे। MCQs और ये सब बिल्कुल सही आएगा। मेरा ट्रीटमेंट जो है नेक का वो चल रहा है एंड आई थिंक बहुत चीज़ें सही हो रही हैं, सो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बट या आई हैव नॉट बीन रेगुलर, स्पेशली जुलाई अगस्त तो बहुत ही अजीब निकला था। मतलब उससे पिछले महीने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे बिकॉज आई वॉज बिजी, एग्जाम्स थे, चेक कर रही थी मैं सब चीज़ें। बट जुलाई अगस्त तो ओ माई गॉड इतना कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। एवरी डे देयर वाज समथिंग न्यू। मतलब जैसे ही मैं न्यूज़पेपर लेके बैठती थी कुछ ना कुछ हो रहा था। एंड आई होप भगवान करे आगे वाले महीने अच्छे जाएँ, मैं क्लास ले पाऊँ, ठीक है। सो आई एम रियली रियली सॉरी। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम जो है मार्क कर पाऊँ, ठीक है। जैसे अब 28 अगस्त का जो है
उस दिन गणपति जी गणपति बप्पा का था, तो इसलिए न्यूज़पेपर नहीं आया है, ठीक है ना। तो हम आई ट्राई कि मैं उस दिन 23rd का करवा दूँ, या किसी और दिन का जो मिस हुआ है वो हम कर लें, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, टेल मी इन द कमेंट्स हाउ द सेशन वाज, इट मोटिवेट्स मी टू टेक मोर सेशंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स। एंड येस, अगर हमारी न्यूज़ आपको हेल्प करती है कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज वो हम बच्चों को बताएंगे, फिर उनको पता चलेगा, फिर वो देखेंगे, फिर बहुत अच्छा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।